हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे ओवरफ्लो, फ्लोट एंड क्लियर, ओपेसिटी एंड सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के बारे में। यह वीडियो पिछले वीडियोस का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं, कब हमको यूज करना चाहिए और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने index.html फाइल बना लिया है और style.css फाइल बना लिया है। तो चलिए इस CSS को इस HTML से लिंक करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक और यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। अभी क्या होगा, हमारा जो HTML है उसके साथ ये जो CSS वाला फाइल है ये लिंक हो जाएगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करते हैं। मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट। अभी देखिए हमको पढ़ना है ओवरफ्लो के बारे में। ओवरफ्लो क्या होता है? कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास लिमिटेड जगह है। मान लीजिए कि आपने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर लिमिटेड जगह है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो उस जगह से ज्यादा जगह ले रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे example.tldr, ओके, और मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा बॉक्स इतना है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट ऐसा पास कर दिया। लेट्स से मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ भी तरह का। लेट्स से दिस इज ए टेक्स्ट और हम बात करेंगे ओवरफ्लो के बारे में। अभी देखिए मैं लिखता हूँ, जस्ट मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये टेक्स्ट मेरा जो बॉक्स है उससे बाहर जा रहा है, ओके। अच्छा, अभी देखिए मेरा बॉक्स का जगह कितना था, इतना पोर्शन था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कितना डाल दिया जो इस जगह से बड़ा है। आई मीन ये जो जगह है, मतलब जितना भी यहाँ पे पोर्शन है ये यहाँ पे कवर अप नहीं हो रहा। मेरा जो टेक्स्ट है इससे बाहर आ रहा है। तो ये जो पोर्शन बाहर आ रहा है इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा CSS के अंदर ओवरफ्लो। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो मैंने एक क्लास बना दिया div के अंदर, ठीक है, जो कि है बॉक्स। इस बॉक्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं इसका एक विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 300 पिक्सल, ओके, और इसका हाइट भी दे दूंगा 300 पिक्सल। और ताकि ये विजिबल हो मैं इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर को पास करूंगा, दैट इज रेड। ठीक है, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ दूं, ठीक है, लेट्स से मैं पैराग्राफ डालता हूँ 100 वर्ड का, ठीक है, मैं सेव करता हूँ और हमारा पैराग्राफ रेडी है। अभी किस तरीके से दिख रहा है, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर तो आया, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर आपको दिख रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, इसका एक बिहेवियर होता है दैट इज कॉल्ड विजिबल। ठीक है, विजिबल यानी मतलब डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लगाया, लेकिन स्टिल इसके अंदर ओवरफ्लो विजिबल लिखा हुआ है, ओके। लेकिन हमको इसको हैंडल करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो बाहर का पोर्शन है वो ना दिखे, ठीक है, मतलब जितना टेक्स्ट इसके अंदर दिख रहा है वो सही है, लेकिन जितना भी पोर्शन बाहर जा रहा है वो यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, तब मैं यूज कर सकता हूँ ओवरफ्लो हिडन। ओके, देखिए मैं किस तरीके से करूंगा। हमको टारगेट करना है बॉक्स को, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वो है इसका पेरेंट और हमको कंट्रोल लगाना है बॉक्स के ऊपर ही। ठीक है, हमको पी के अंदर कुछ नहीं करना है। तो मैं बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा जो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे ओवरफ्लो विजिबल कर देता हूँ तब आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखिए जैसा है वैसा ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है विजिबल। ओके, आप यहाँ पे विजिबल का यूज करें या फिर ना करें, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे विजिबल ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट बाहर आ रहा है वो बाहर नहीं आना चाहिए, वो हाइड हो जाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरफ्लो के अंदर प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है मैं इसको पास करूंगा हिडन। तो हिडन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो टेक्स्ट है और ये जो पेरेंट है, पेरेंट का जितना भी जगह है उससे ये बाहर नहीं आना चाहिए। अगर कुछ पोर्शन बाहर आ रहा है तो वो हाइड हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए हमारा जितना भी पोर्शन बाहर आ रहा था वो हाइड हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन क्या ये सही तरीका है मतलब इस केस के लिए?
मुझे यहाँ पे पूरा टेक्स्ट दिखाना है। हो सकता है कि ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, और अगर ये इम्पोर्टेंट है, आपने पूरा तो नहीं दिखाया, तो यूजर्स को पता कैसे चलेगा नीचे क्या लिखा है, ठीक है। तो ये तो यूजर एक्सपीरियंस खराब करेगा ना। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉलेबल लगा के। मतलब रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरीके का है, हर हाल में ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर कुछ पोर्शन बाहर आ रहा है तो कुछ ऐसा फैसिलिटीज हो ताकि हम बाहर का पोर्शन देख पाए, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ। तो उसके लिए हम लगा सकते हैं स्क्रॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा जो वैल्यू है वो है स्क्रॉल। स्क्रॉल करने से क्या होगा, मतलब ये जो बॉक्स है जितना है ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे जितना टेक्स्ट गायब हो रखा था, मतलब हिडन करने से गायब हो गया, वो वाला पोर्शन हमको यहाँ पे स्क्रॉल के थ्रू दिखेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पे ओवरफ्लो के अंदर पास कर देता हूँ स्क्रॉल, सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली एक स्क्रॉल बार दिखा, वर्टिकली एक स्क्रॉल बार दिखा। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो बाकी का जो भी टेक्स्ट था, मतलब ये जो बॉक्स का पोर्शन है, इससे बाहर जितना भी टेक्स्ट था वो आपको यहाँ पे स्क्रॉल के थ्रू दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो गायब नहीं होगा या फिर अधूरा नहीं रहेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन यूजर यहाँ पे देख सकता है थ्रू आउट द स्क्रॉल बार। ओके, ऑलराइट। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन आया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसका कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा कि ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो, मैं चाह रहा हूँ जस्ट वर्टिकली स्क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। तब तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको और एक वैल्यू मिलता है, दैट इज ऑटो। ऑटो यानी ये आपको स्क्रॉल बार तभी देगा जब इसकी रिक्वायरमेंट्स हो। अभी देखिए हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल बार आ रहा है स्क्रॉल बार, इसका कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है क्योंकि हमारा टेक्स्ट वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है, राइट। ओके, और एक यूज केस है, मान लीजिए कि हमारा टेक्स्ट छोटा है जो कि हमारा बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा, आई मीन जो बॉक्स का हाइट विड्थ था उससे क्रॉस नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर दिया, मैं सेव करूंगा। सेव करने के देखिए तो अभी परफेक्टली एडजस्ट हो गया ना इसके अंदर। तब तो हमको मतलब ये जो वर्टिकली स्क्रॉल बार आ रहा था इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये तो पहले से यूजलेस था इस केस में, ठीक है। और अभी क्योंकि हमारा टेक्स्ट इसके अंदर कवर अप हो रहा है तो हमको वर्टिकली जो स्क्रॉल बार है इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑटो लगा सकते हैं। ऑटो लगाने से क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार का रिक्वायरमेंट्स होगा तभी CSS इसको ऐड कर देगा, नहीं तो नहीं ऐड करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल के अंदर लगा देता हूँ ऑटो, सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ना तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ना ही वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्यों, क्योंकि इसका ज़रूरत अभी है नहीं, क्योंकि सारा टेक्स्ट जो है इस बॉक्स के अंदर कवर अप हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा बड़ा कर देता हूँ, अभी तो हमको वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए होगा, राइट, नहीं तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार ऐड नहीं किया, वर्टिकली कर दिया, क्योंकि हमको वर्टिकली इसका रिक्वायरमेंट्स था। ओके, अगर मैं इस टेक्स्ट को एक लाइन के अंदर लिखूं, ठीक है, तब हमको कौन सा स्क्रॉल बार चाहिए होगा, हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि सारा टेक्स्ट एक लाइन के अंदर दिखेगा। अच्छा, उस केस में क्या ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार को ऐड कर देगा, चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए ये जो हमारा पैराग्राफ है ये मतलब जहाँ जहाँ लाइन ब्रेक करने की नौबत आ रहा है वहाँ वहाँ लाइन ब्रेक कर रहा है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे P को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट रैप नो रैप। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो जहां जहां ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक लाइन के अंदर दिखना चाहिए। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा टेक्स्ट एक ही लाइन के अंदर दिख रहा है। अभी हमको कौन सा स्क्रॉल बार की जरूरत है, हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला नहीं चाहिए क्योंकि ये कवर अप हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे CSS ने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर दिया और यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। तो यही होता है बेसिकली ओवरफ्लो। जहां भी आपका इस तरह का यूज केस आएगा कि आपका जो डिव है या फिर जो पेरेंट है उसका कुछ लिमिटेड जगह है या फिर हाइट विड्थ है, उसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ एलिमेंट्स दिखाना है जो कि ओवरलैप कर रहा है, यानी उस पोर्शन से बाहर जा रहा है, तब आप यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको विजिबल मिलता है, यानी जो भी पोर्शन बाहर आ जाएगा वो दिख जाएगा, लेकिन आप उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो जो पोर्शन है बाहर दिखे तब आप यूज कर सकते हैं हिडन। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट रहे
ज़रूरत है या फिर नहीं है, आपको स्क्रॉल बार चाहिए तब आप स्क्रॉल लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत हो स्क्रॉल बार की तब स्क्रॉल बार ऐड हो जाना चाहिए, तब आप यूज़ कर सकते हैं ऑटो का। ठीक है, ऑटो यानी ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि स्क्रॉल बार की ज़रूरत है कि नहीं, अगर है तो ऐड कर देगा, नहीं है तो नहीं ऐड करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओवरफ्लो। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, वहां से देख लीजिए, आपको दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, फ्लोट एंड क्लियर। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक पैराग्राफ है। ओके, क्या मैं बॉक्स को मिटा दूं? नहीं, बॉक्स को रहने देते हैं। ओके, और इसका जो विड्थ है, बॉक्स का जो विड्थ है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं 700 पिक्सल कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अच्छा, इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट करूंगा ताकि टेक्स्ट भी अच्छे से दिख जाए। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए हमारा टेक्स्ट विजिबल हो रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक इमेज हो, तो इमेज के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से क्यूट किटन। ठीक है, और ये वाला सही लग रहा है। ठीक है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा और इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमको पैराग्राफ के अंदर इमेज को ऐड करना है। मतलब बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन फ्लोट सिखाने के लिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इमेज को ऐड कर दूंगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, IMG टैग का यूज करूंगा और जो यूआरएल हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा। अभी देखिए पैराग्राफ के अंदर मैंने इमेज को डाला, क्यों? ताकि पैराग्राफ और इमेज एक साथ दिखे। ठीक है, लेकिन क्या ये एक साथ दिख रहा है? देखिए जरा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो बॉक्स का हाइट विड्थ है मैं इसको फुल कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। ओके, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो मैं इन दोनों चीजों को रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद देखिए हमारा जो पैराग्राफ और जो हमारा इमेज है वो दिख रहा है। अच्छा, मैंने इमेज को पैराग्राफ के अंदर क्यों लगाया? ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इमेज के बगल में आए। ओके, ना कि इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आया किस तरीके से? इमेज पहले ही आ गया, फिर जहां पे इमेज एंड हो रहा है वहां से हमारा पैराग्राफ जो है स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप इस इमेज को फ्लोट करा दीजिए। ठीक है, अगर आपको राइट साइड पे चाहिए तो आप फ्लोट राइट कर सकते हैं, अगर आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसको करना है? इमेज को करना है। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे IMG टैग को सेलेक्ट करूंगा और इसको लिख दूंगा फ्लोट। फ्लोट किस तरीके से करना है? मुझे लेफ्ट की तरह चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट का यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए हमारा जो इमेज है वो लेफ्ट में आ गया और हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट पे इस तरीके से आ रहा है जैसे हमने मांगा था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे आ जाए और हमारा जो इमेज हो वो राइट साइड पे चला जाए, तब मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? फ्लोट के अंदर सिंपली राइट लगा दीजिए। सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमारा जो इमेज है वो राइट साइड पे दिखेगा और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे दिख जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब एकदम स्क्रीन के साथ चिपक रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा दूरियां बना रहे, तो मैं बॉडी के अंदर पेडिंग को ऐड कर दूंगा लेट्स से 30 पिक्सल का। सेव करूंगा, अभी देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, आप चाहे तो रेड वाला बॉक्स जो है इसके अंदर भी थोड़ा सा पेडिंग ऐड कर सकते हैं ताकि और सही दिखे। ठीक है, 30 पिक्सल मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, अभी थोड़ा सा सही लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। फ्लोट का अंदर सिर्फ लेफ्ट एंड राइट ही मिलता है, ऐसा नहीं कि अगर आप फ्लोट सेंटर कर देंगे तो कुछ होगा। देखिए कुछ भी नहीं होगा, जैसे पहले था ऐसा ही हो गया। तो फ्लोट के अंदर सेंटर नाम का कुछ नहीं होता। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लेफ्ट पास कर सकते हैं, राइट पास कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ होता है फ्लोट के अंदर, देखिए यहाँ पे अगर आप सजेशन देखेंगे यहाँ पे कुछ मिलता है, इनहेरिट, इनिशियल, ये सारी चीज़ें डिफॉल्ट वो होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे आता है इनलाइन एंड, इनलाइन स्टार्ट। इनलाइन एंड एंड इनलाइन स्टार्ट मींस, देखिए इनलाइन एंड करता हूँ, एंड करने से वही चीज हुआ जो मैंने जो राइट से हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इनलाइन स्टार्ट करता हूँ तब क्या होगा? वही चीज होगा जो लेफ्ट से हो रहा था, सेम चीज। ओके, तो आप इसका यूज केस इस तरीके से कर सकते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी का। अगर कभी भी आपको पैराग्राफ और इमेज या फिर कुछ दो एलिमेंट्स को एक साथ इस तरीके से अगल बगल दिखाना है तब आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, अभी देखिए तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है ओपासिटी। ओपासिटी यानी इसका ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं आप, कि एक चीज कितना विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो इमेज है वो फुल विजिबल हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड के अंदर क्या है हमको दिख नहीं रहा,
लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जो इमेज है इसका ट्रांसपेरेंसी घट जाए, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं आऊँगा यहाँ पे CSS के अंदर और हमारा जो इमेज टैग है इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ ओपेसिटी प्रॉपर्टी का। ये क्या करता है, विजिबिलिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहता है 1। अगर आप 1 पास करेंगे तब आपको कुछ भी तरह का डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं 1 से थोड़ा सा घटा दूं, ओके लेट्स से मैं 0.9 कर देता हूँ, सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा घट गया है, इजंट इट। शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। मैं सेव करूंगा 0.5 देके, हमारा जो बैकग्राउंड का रेड पोर्शन है वो इस इमेज के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस ओपेसिटी को यहाँ पे लगा देते हैं तब का ये जो पूरा बॉक्स है विद द इमेज, क्योंकि ये जो इमेज है कहाँ पे बंद है, बॉक्स के अंदर, और जो हमारा पैराग्राफ है ये कहाँ पे बंद है, वो भी बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट्स इस बॉक्स के अंदर बंद है और हमने बॉक्स का ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दिया, तो कि ये जो ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, और बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वहां पे भी अप्लाई होगा। यस, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लगाने का मतलब है इसका जो चिल्ड्रन है उसके अंदर भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए हमारा पूरा जो बॉक्स है विद टेक्स्ट एंड द इमेज सारे हमको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ओके। अच्छा, अगर मैं ओपेसिटी को 0 कर दूंगा तब क्या होगा, तब तो गायब ही हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के अंदर हमको वैल्यू पास करना होता है। अगर आप 1 देंगे दैट मीन्स इसका ओपेसिटी 100 या फिर फुल है। अगर आप 0 देंगे दैट मीन्स इसका ओपेसिटी 0 या फिर एम्प्टी। ऑलराइट, देखिए मैंने इसको 0 कर दिया। सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स है। देखिए मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स है, हम इसको सेलेक्ट भी कर पा रहे हैं, देखिए इस तरीके से, लेकिन वो विजिबल नहीं हुआ। अच्छा, विजिबल ना होने का मतलब ये नहीं है कि का विजिबिलिटी गायब हो गया, विजिबिलिटी नहीं, ये इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है जो कि हमको दिख नहीं रहा। ये यहाँ पे भी है, मतलब ये विजिबल है लेकिन हमको दिख नहीं रहा ट्रांसपेरेंट की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हो सकता है ये टेक्स्ट हो सकता है इमेज हो, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर आप ओपेसिटी को इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको समझा दिया है। ऑलराइट, अभी देखिए आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज CSS कॉम्बिनेटर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एक बार समझ जाएंगे ना तो जिंदगी में कभी भी इस पे दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपको प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दिया तो आपको मतलब वो चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होगा, तब आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को आप एक एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है देखिए CSS कॉम्बिनेटर्स के अंदर, वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मैं सारा जो कंटेंट है इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया H1 और मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम टू पेन प्रोग्रामर, ठीक है। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद लेट से मान लेते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी है, दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे और एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर दूसरा एक बॉक्स है, तो मैं इसका नाम दे दूंगा इनर, ठीक है। और ट्रिपल N हो गया, मैं डबल N कर देता हूँ। इनर के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे और एक मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज ए इनर पैराग्राफ लिख देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। सेव करूंगा। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। अभी मान लेते और एक हेडिंग भी दे देता हूँ यहाँ पे, मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस इज इनर हेडिंग कर दिया मैंने, ठीक है। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा एलिमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए इन दोनों चीजों को मैं रिपीट करूंगा और मैं बॉक्स के बाहर लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। हमारा जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ इस तरीके का है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक H1 है, एक P है, ठीक है। उसके अंदर और एक बॉक्स है, उसके अंदर एक H1 एक P है, और उसके बाहर मतलब इस बॉक्स के बाहर एक H1 है और एक P है, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ आउटर हेडिंग और यहाँ पे आउटर पैराग्राफ। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए हमको पढ़ना है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर मींस किसी भी एक पेरेंट के अंदर का एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर मैं चाहता हूं कि इन सारे कोड्स के अंदर से मुझे सिर्फ इस बॉक्स के अंदर जितने भी P है इसको सेलेक्ट करना है,
और इसके अंदर बैकग्राउंड लगाना है। मैंने क्या बोला, रिपीट करता हूँ, देखिए मैंने बोला कि इस बॉक्स के अंदर ये जो डिव आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर जितने भी पी है, इन पीस के अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर को ऐड करना है। इसको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला बॉक्स के अंदर का पीस, ठीक है, तो ये वाला पीस सेलेक्ट होना चाहिए, ये वाला पीस सेलेक्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बॉक्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली पी को सेलेक्ट करके कर दूंगा तब क्या दिखेगा, देखिए मैं इमेज को हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास इमेज है नहीं अभी, ठीक है। पी लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर लिख दिया लेट्स से रेड, और इसका टेक्स्ट कलर कर देता हूँ, अच्छा रेड नहीं करते क्योंकि ऊपर ऑलरेडी रेड है, तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, और जो टेक्स्ट का कलर है मैं कर देता हूँ व्हाइट। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए क्या दिखा आपको, ये जो पी है ये भी सिलेक्ट हुआ, ये जो पी है ये भी सिलेक्ट हुआ, और जो बाहर का पी है ये भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन मैं तो ये नहीं चाह रहा था, ठीक है, मैं चाह रहा था कि इन दोनों को सिलेक्ट करूं, ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इस बॉक्स के अंदर नहीं पड़ता। इस केस के अंदर आप यूज कर सकते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। ओके, डिसेंडेंट सेलेक्टर मींस मैं पर्टिकुलरली टारगेट करूंगा इस बॉक्स के अंदर जितने भी पी है वो सिलेक्ट हो, ठीक है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे देखिए पी को सेलेक्ट किया था हमने, मैं यहाँ पे सिंपली उस क्लास का नाम दे दूंगा और एक स्पेस दे दूंगा, ठीक है। अभी देखिए कोड कुछ इस तरीके का है, हमने यहाँ पे लगाया बॉक्स क्लास और उसके बाद एक स्पेस दे दिया, फिर हमने टारगेट किया पी को, ठीक है। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इस बॉक्स के अंदर जितने भी पी है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, बाकी के अंदर नहीं होगा। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए ये जो हमारा बॉक्स था, बॉक्स के अंदर जो पी है ये सिलेक्ट हुआ, और जो उसके अंदर मतलब इनर के अंदर जो पी है वो सिलेक्ट हुआ, मतलब बॉक्स के अंदर वाला जो पीस है वो सारे पीस सिलेक्ट होके इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये सेम चीज मैं H1 के साथ भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे H1 डाल दिया, सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो दो H1 है ये दो सिलेक्ट हुआ, ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली एक एलिमेंट के अंदर की चिल्ड्रंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट चिल्ड्रन भी हो सकता है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो सकता है। देखिए इस बॉक्स का डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है, H1, और ये जो H1 आपको दिख रहा है ये इसका ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है, मतलब इसके अंदर और एक चिल्ड्रन है, उस चिल्ड्रन का चिल्ड्रन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, हो सकता है वो ग्रैंड हो, ग्रैंड ग्रैंड हो सकता है, ठीक है, मतलब जितना भी अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे एलिमेंट्स को टारगेट कर लेगा जितना भी इसके अंदर होता है। मतलब ये जो इतना जो कोड है इसके अंदर जितने भी पीस है या फिर H1 है उसको ये सेलेक्ट कर देगा। क्या ये चीज समझ में आया? आई होप आ रहा होगा। डिसेंडेंट मीन्स पर्टिकुलर एक एलिमेंट के अंदर का चिल्ड्रन, इसको आपको याद करना है। और यहाँ पे देखिए चाइल्ड सेलेक्टर मिलता है हमको। अभी देखिए दूसरा जो है वो है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर मीन्स क्या, देखिए अगर मैं बोलूं कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स के डायरेक्ट चिल्ड्रन जो है उसको सेलेक्ट करो, ना कि ग्रैंड चिल्ड्रन को, ठीक है। रिपीट करता हूं, ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक चिल्ड्रन है और उसके अंदर और एक चिल्ड्रन है। ये जो दूसरा बॉक्स आपको दिख रहा है ये इसका चिल्ड्रन है, ठीक है, और इसके अंदर और एक चिल्ड्रन है। ऑलराइट, तो हमारे पास कुल मिला के 2 H1 है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बॉक्स का डायरेक्ट चिल्ड्रन को, ना कि ग्रैंड चिल्ड्रन। तो सेलेक्ट कौन होना चाहिए, ये जो H1 है, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर वाला ये, ठीक है। तो डायरेक्ट चिल्ड्रन को आप टारगेट करने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आऊंगा, आने के बाद मैं बॉक्स के बाद पहले स्पेस लगाया था, अभी हम लगाएंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यानी इस बॉक्स के अंदर जो भी डायरेक्ट चिल्ड्रन होगा दैट इज H1, मतलब ये वाला जो H1 है हमारा, ये डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाना चाहिए, ना कि ये वाला, ठीक है। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए आपको बैकग्राउंड कलर कहाँ पे दिखा, ये जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है उसके अंदर, ना कि इसके ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इनर जो है, इनर के अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है, ये वाला H1, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इनर के अंदर जो भी डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं सेव करूंगा तो देखिए इनर वाला सिलेक्ट हो गया, बाहर वाला छूट गया। ओके, तो आप इस तरीके से चाइल्ड सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिसेंडेंट सेलेक्टर मींस उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, जितने भी होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएगा। और चाइल्ड सेलेक्टर मींस एक पर्टिकुलर क्लास या फिर सेलेक्टर्स का डायरेक्ट चिल्ड्रन सेलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे क्लास हो सकता है ये एक डायरेक्ट एलिमेंट हो सकता है ये एक आईडी हो, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं।
अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। अभी ये क्या है, देखिए एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स वो होते हैं जिसको हम डायरेक्टली एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद टारगेट करते हैं। डायरेक्टली मतलब देखिए, अच्छा इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो इनर बॉक्स है ना इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक H1 है, एक P है, ठीक है। मैं और एक H1 डाल देता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा बॉक्स के, इस बॉक्स के ठीक बाद जो H1 आ रहा है मैं उसको टारगेट करूं। ठीक बाद का मतलब इसके नेक्स्ट जो H1 आ रहा है उसको ही टारगेट करना है, उसके बाद का नहीं। मतलब ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट आपको दिख रहा है ये टारगेट होना चाहिए, ना कि ए। दोनों H1 से लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बॉक्स के बाद वाला H1 सेलेक्ट हो, ना कि ए वाला। बॉक्स के नेक्स्ट कौन है, ये है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तब मुझे कौन सा यूज केस लेना पड़ेगा, तब मुझे यूज करना पड़ेगा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर मींस क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है इसके बाद जो आपने स्पेसिफाई किया होगा उसको टारगेट करता है। लेट्स से मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के बाद जो नेक्स्ट H1 आ रहा है डायरेक्ट उसको टारगेट करना, ना कि इसको। तो इसके नेक्स्ट कौन आ रहा है, ये, तो मुझे ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुड बी सिलेक्टेड, कुछ इस तरीके से, शुड बी सेलेक्टेड। तो मैं क्या चाहता हूं कि उस बॉक्स के बाद जो है ये वाला एलिमेंट टारगेट होना चाहिए। हमने पहले क्या रखा था, हमने पहले लिखा था ग्रेटर देन, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाला सिंबल लगाना है, तब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। मतलब इस बॉक्स के बाद जो भी नेक्स्ट H1 मिले उसको टारगेट कर देगा, फिर उसके बाद जितना भी आए वो नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे जो H1 आ रहा है ये ही सिलेक्ट हुआ, ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ। हालांकि दोनों H1 से लिखा गया था, लेकिन सेलेक्ट किसको किया, बॉक्स के बाद, बॉक्स के ठीक बाद जो H1 CSS को मिला उसको सेलेक्ट कर दिया, दैट इज ये वाला, ठीक है। मतलब बॉक्स के बाद जो मैच आ रहा है इस पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसको नहीं। मतलब बॉक्स ये है तो इसके नेक्स्ट कौन है, ये वाला, तो इसको सेलेक्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। मतलब जिसको भी आप टारगेट करेंगे उसके ठीक बाद जो आपने स्पेसिफाई किया होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। क्या ये चीज समझ में आया, आई होप आ रहा होगा। ऑन द अदर हैंड हमको और एक मिलता है, जो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल मींस क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशन था, कंडीशन क्या, एक को ही सिलेक्ट कर रहा है। देखिए ये नेक्स्ट वाले में एक को ही सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये जनरल सिबलिंग होता तब ये इस H1 को भी सिलेक्ट करता और इसको भी सिलेक्ट करता। देखिए मेरा जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ इस तरीके का है, बॉक्स यहाँ पे है, H1 है, फिर P है, फिर और एक H1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरल सिबलिंग सेलेक्टर बना देता हूँ तब क्या होगा, इस बॉक्स के बाद जितना भी H1 आ रहा है सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लस को हटा के जो हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का सिंबल आता है दैट इज ये वाला, ठीक है। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज करने के लिए हमको यहाँ पे टिल्डे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है इसका सिंबल, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अभी हमने किसको सेलेक्ट किया, इस बॉक्स के बाद जितना भी H1 आ रहा है, मतलब इस बॉक्स के नेक्स्ट जितना भी H1 आ रहा है सारे एलिमेंट्स को ये टारगेट कर लेगा, ठीक है। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए ये जो H1 है ये भी सिलेक्ट हुआ और जो लास्ट में आ रहा था हमारा वो भी सिलेक्ट हुआ। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल्स H1 भी डाल दूंगा सारे H1 सेलेक्ट हो जाएगा। हमने सेलेक्ट किस तरीके से किया, इनको सेलेक्ट नहीं किया, हमने किया इस बॉक्स के बाद जितने भी H1 आ रहा है उसको टारगेट करो, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से P को रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे H1 की जगह P को लिख देता हूँ तब क्या होगा, देखिए जितना भी P एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एडजेसेंट सिबलिंग्स बनाता तब मैं क्या करता, मैं यहाँ पे प्लस लगाता, प्लस लगाने के बाद क्या होता, ये जो बॉक्स है बॉक्स के बाद फर्स्ट P कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये ही सिलेक्ट होगा, बाकी का सिलेक्ट नहीं होगा। सेव करूंगा। सेव करने के बाद क्या आप बता सकते हैं अभी ये वाला P सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि ये बॉक्स के बाद आ रहा है शायद ये P वाला जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा। देखिए मैं सेव करूंगा, कुछ भी तरह का P यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ। ये किस लिए हुआ, मैंने बोला था जो इसके नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उस पे मैच होना चाहिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, H1। तो जो H1 है ये क्या इस बॉक्स का नेक्स्ट हुआ, नहीं हुआ,
तो इसीलिए यहाँ पे हमको कुछ भी एलिमेंट सेलेक्ट देता हुआ नहीं दिखा। लेकिन अगर मैं इस H1 को हटा देता हूँ तब हमारा जो P एलिमेंट है इस बॉक्स के नेक्स्ट बन गया, मतलब इस बॉक्स के बाद जो P मैच हो रहा है ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला P है ये सेलेक्ट हो गया, बाकी का P सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये एक कंडीशन था जो मैंने नहीं बोला आपको, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार रिपीट करते हैं, देखिए डिसेंडेंट सेलेक्टर मींस एक पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मैच करता है सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। और चाइल्ड सेलेक्टर मींस एक पेरेंट के अंदर जो डायरेक्ट चिल्ड्रन होगा उसको चाइल्ड सेलेक्टर से सेलेक्ट किया जाता है। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर मींस जो एलिमेंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके बाद जो मैच आएगा, ठीक है, फर्स्ट मैच, यानी उसके बाद जो नेक्स्ट P आएगा डायरेक्ट P होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ है तो ये डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगा, इसके नेक्स्ट ये जो P आएगा इसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर मींस इसके बाद ये जो एलिमेंट है जिसको हमने टारगेट किया इसके बाद जितने भी मैच करता है सारे एलिमेंट्स को ये सेलेक्ट कर लेगा। मुझे पता है ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन या फिर डाउट है तो कमेंट में आस्क करिए, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पेन प्रोग्रामर के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।